हेलो दोस्तों, कहानी के भाग 20 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल अमृता स्टोरीज पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। वो एक्चुअली मेरा फोन मंदिर में ही छूट गया, शायद मैं अभी लेकर आती हूँ। राजश्री जी बोली। हाँ हाँ बेटा, जल्दी जाओ, कहीं कोई उठाकर ना ले जाए। जी कहकर वो जल्दी से मंदिर की ओर जाने लगी और फिर दुपट्टे के पीछे से फोन निकालकर बोली, सॉरी महादेव, झूठ बोलना पड़ा। और क्या करूं, सीधा नहीं बता सकती थी ना। इसलिए कहते हुए वो एक फ्रूट के स्टॉल पर गई और कुछ फ्रूट्स लेकर मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों को दिए और साथ ही कुछ पैसे भी दिए। एक बूढ़ी औरत को उसने अलग से कुछ पैसे दिए तो उसने उसके सर पर हाथ रख के उसे आशीर्वाद दिया। शबी मुस्कुरा दी, फिर मंदिर की तरफ हाथ जोड़कर बोली, मुझे ज्यादा तो नहीं पता महादेव, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि बिना दान पुण्य के व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए भूल चूक माफ कर दीजिएगा, पहली बार समझकर। फिर वो वहां से मुड़कर जाने लगी। तभी राजश्री जी, जो कि उसे छुपकर देख रही थी, वो भी मुस्कुराती हुई वहां से चल दी। शबी आई और गाड़ी में बैठकर दोनों घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर शबी दादी के पास चली गई और राजश्री जी अपने काम में लग गई, लेकिन वो बार बार शबी के बारे में ही सोचे जा रही थी। वो खुद से ही बोली, शबी ने क्या व्रत रखा है जो वो मंदिर के बाहर वो सब कर रही थी, लेकिन उसने व्रत किसके लिए रखा होगा भला? कहीं उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं? लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मेरे चीकू का क्या होगा? वो कितना प्यार करता है शबी से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा वहम ही हो। शबी ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं लगती। हे भगवान जी, अब आप सब आपके हाथ में है, मेरे चीकू की खुशियों को बरकरार रखिएगा। शाम के समय सब लोग हॉल में बैठकर चाय और कॉफी पी रहे थे, सिवाय शबी और आशरी जी के। प्रियल शबी से बोली, अरे आप क्यों नहीं पी रहे चाय? व्रत तो मम्मा का है ना, आप लीजिए ना चाय। शबी अब क्या ही जवाब दे, उसे समझ नहीं आ रहा था, तो वो बहाना बनाते हुए बोली, नहीं वो पिया, एक्चुअली मेरा मन नहीं है, इसलिए तुम पियो ना। राजश्री जी का शक और गहरा हो गया। वो कुछ सोचने लगी, फिर से बाकी सब ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी वहां ऋत्विक आया और बैठ गया सबके साथ। प्रियल उसे कॉफी का मग देने लगी तो ऋत्विक ने मना करते हुए कहा, नहीं चाहिए, मुझे एसिडिटी हो गई है, इसलिए कॉफी नहीं पीनी। दादी झट से बोली, अरे चीकू बेटा, पहले बताना चाहिए था ना, दवाई नहीं ली होगी अब तक। फिर शबी से बोली, शबी बेटा, वो मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में से एसिडिटी की दवाई लो, वो ले आओ जरा जाके। जी दादी, कहती हुई शबी जाने लगी तो ऋत्विक ने उसे रोक दिया और बोला, दादी मैंने दवाई ले ली है, लेकिन ऐसे कैसे, तुमने लंच भी नहीं किया आज, खाली पेट दवाई कैसे ले ली? राजश्री जी बोली तो ऋत्विक को सोचते हुए बोला, वो एसिडिटी की दवाई खाली पेट ही ले लेते हैं, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। डोंट वरी मम्मा, रात को खाना खाएंगे ना सब साथ में। कहते हुए उसने शबी की तरफ देखा जो शक भरी नजरों से उसे देख रही थी। ऐसे ही रात हो गई और राजश्री जी राजेश के साथ लॉन में गई पूजा का सामान लेकर, चांद देखने और व्रत खोलने। दादी भी उनके साथ गई। शबी भी जा रही थी। ऋत्विक झट से उसके पास आया और उसे रोककर बोला, तुम कहाँ जा रही हो? वो बाहर आंटी और अंकल के पास। क्यों? अरे वो व्रत खोलने वाले हैं ना, तो इसलिए। अच्छा, और अपना व्रत नहीं खोलोगी क्या? वो बाद में देखेंगे, पहले मैं बाहर हो जाऊं। ऋत्विक ने उसकी बात को नजरअंदाज करके उसका हाथ पकड़ा और पीछे के गेट की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम्हारा तो मुझे नहीं पता जाना, लेकिन भूख से मेरा हाल बेहाल हो जा रहा है, इसलिए जल्दी चलो। उसकी बात सुनकर शबी उसे हैरानी से देखने लगी। तब तक दोनों घर के पीछे की तरफ गार्डन एरिया में थे और शबी हैरानी से बोली, आपका भूख से हाल बेहाल हो रहा है? मतलब मुझे भूख लगी है, अब जल्दी से व्रत खोलो ना जाना। लेकिन व्रत तो मुझे खोलना है ना। अच्छा, तो मैं अब सारी जिंदगी ऐसे ही बिना व्रत खोले रहूंगा क्या? शबी से आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी और बोली, आपने आपने भी व्रत रखा है क्या? ऋत्विक पेट पर हाथ रखते हुए पप्पी फेस बनाकर बोला, और क्या, अब मेरी जाना सारा दिन भूखी रहेगी तो क्या मैं अच्छे से खा पाऊंगा भला? और वैसे भी तुमने मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है ना, तो मुझे तुम्हारा साथ अपनी आखिरी सांस तक चाहिए, तो इसलिए कुछ तो मेरा भी कंट्रीब्यूशन बनता है ना। शबी मुस्कुराने लगी और बोली, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सारा दिन भूखे रह लिए। तभी आप शाम को बहाने बना रहे थे अजीब अजीब से। हाँ तो और क्या करता है, ऋत्विक बोला और फिर पूजा की थाली शबी के आगे करते हुए बोला, अब ये सारी डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले चलो व्रत खोलते हैं ताकि कुछ खा सकें। शबी थाली देखकर बोली, ये सब आपने कहाँ से अरेंज किया? ऋत्विक एक हाथ से अपना कॉलर ऊपर करते हुए एटीट्यूड से बोला, तो क्या ऋत्विक सिंघानिया नाम है मेरा? मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। शबी धीरे से बोली, फेंकू कहीं के, क्या बोला तुमने अभी? कुछ नहीं, पहले पूजा कर ले। शबी ने बात बदलते हुए कहा तो ऋत्विक आंखें छोटी करके बोला, ठीक है, तुमसे मैं बाद में हिसाब किताब करता हूँ, पहले ये काम कर ले। शबी ने पूजा की, फिर ऋत्विक का चेहरा शनि में देखा। ऋत्विक ये सब देखते हुए दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। फिर उसने शबी को पानी पिलाया और अपने हाथ से मिठाई खिलाई। फिर उसने भी पूजा की, चांद की और शबी का चेहरा देखने लगा तो बोली, अरे चेहरा शनि से सिर्फ औरतें और लड़कियां ही देखती हैं,
क्यों, ये रूल किसने बनाया? अगर व्रत रखने का तरीका सेम है तो उसे खोलने का भी सेम ही होगा ना। तुम चुपचाप खड़ी रहो, मुझे उस चांद के बाद अब अपने चांद को देखना है, तभी मेरा व्रत खुलेगा। उसकी बात पर शवि चुप हो गई और ऋत्विक ने मुस्कुराकर उसे देखा। फिर वो बोला, अब मुझे खिलाओ पिलाओ ना। शवि ने उसे पानी पिलाया और फिर मिठाई खिलाई। फिर वो झुकने को हुई तो ऋत्विक पीछे हो गया और बोला, सोच लो जाना, फिर मैं भी तुम्हारे पैर छूऊंगा, फिर मत कहना। लेकिन शवि कुछ बोलने को हुई कि वो बीच में ही बोल पड़ा, कोई लेकिन नहीं, तुम्हारी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी जगह मेरे दिल में है ना, ना कि पैरों में। तो आइंदा से ये सब करने का सोचना भी मत। उसकी बात पर शवि चुप हो गई तो उसके पास आते हुए शरारत से बोला, हाँ, उसके बदले में तुम मुझे हक कर सकती हो, उसके लिए मैं बुरा नहीं मानूंगा। आप नहीं सुधरेंगे ना? शवि उसे घूरते हुए बोली। तो वो हंसते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। चलो अब अंदर चलते हैं और तुम खाना यहीं खा के जाओगी, कोई बहाना नहीं, समझी? नहीं, मुझे जाना है, 9 बजने वाले हैं, मैं वहां जाके खा लूंगी। उसकी बात को फिर नजरअंदाज करते हुए ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले जाने लगा। उनके जाने के बाद ही दादी प्रियल और आश्री जी और राजेश जी भी दीवार के पीछे से निकले। सब लोग मुस्कुरा रहे थे। प्रियल खुशी से बोली, वाह, मेरे भाई और भाभी में कितना प्यार है। थैंक यू मामा, हमें सब बताने के लिए। अगर आप अपने शक वाली बात नहीं बताती तो ये नजारा हम मिस कर देते। राजेश जी बोले, सच कहा प्रियल बेटा, अगर तुम्हारी मम्मा नहीं बताती तो हम इन दोनों के ये सीक्रेट वर्थ का पता ही नहीं चलता। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये वही ऋत्विक है जिसकी एरोगेंट उसकी पहचान थी, और आज वो इतना डाउन टू अर्थ हो गया है कि चुपके से व्रत रख रहा है। इतना बदल दिया है शवि ने उसे। और क्या, शवि है ही ऐसी कि किसी को भी उसे प्यार हो जाए। राजश्री जी बोली तो प्रियल बीच में कूदते हुए बोली, बिल्कुल, अगर मैं लड़का होती ना तो भाई का चांस ही नहीं लगने देती। सब उसकी बात पर हंसने लगे। अब अंदर चलो सब, नहीं तो उन्हें शक हो जाएगा। हाँ हाँ चलो, कहकर सब लोग अंदर गए। उनके आने से पहले ही ऋत्विक हॉल में बैठकर लैपटॉप पर हाथ चलाने लगा और शवि भी अपना पर्स लिए तैयार थी जाने को। दादी ने उसे देखा और बोली, अरे शवि बेटा, कहाँ जा रही हो? शवि बोली, दादी वो मैं जा रही हूँ ना, 9 बजने वाले हैं तो दाइमा और बाकी सब परेशान हो रहे होंगे बेवजह। उसकी बात सुनकर ऋत्विक झट से उठा और बोला, कोई बात नहीं, मैंने रिया को कॉल कर दिया है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। उसकी बात सुनकर सब लोग मंद मंद मुस्कुराने लगे और शवि उसे हैरानी से देखने लगी। तो ऋत्विक ने उसे आंखों से रुकने का इशारा किया। तभी दादी बोली, बिल्कुल बेटा, अब तुम डिनर करके ही जाओगी, चलो बैठो हमारे साथ। शवि ने बहुत मना किया लेकिन सब लोगों ने इंसिस्ट करने पर वो बैठ गई और ऋत्विक हमेशा की तरह उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। सब लोग खाने लगे और ऋत्विक खाने के साथ साथ शवि को निहारे जा रहा था। सबने खाना खत्म किया और शवि उठते हुए बोली, अच्छा दादी, अब मैं चलती हूँ। दादी बोली, ठीक है बेटा। फिर ऋत्विक से बोली, जाओ चीकू बेटा, शवि को छोड़ के आओ ध्यान से। जी दादी, कहते हुए ऋत्विक आया और शवि के साथ बाहर चला गया। दोनों गाड़ी में बैठे और ऋत्विक ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उधर अलीशा अपने रूम में बैठी बैठी खुश हुए जा रही थी। वो खुद से ही बोली, अब आएगा मजा खेल में। मुझे तो लगा था कि मुझे अकेले ही सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, पर थैंक्स टू आयुष, मेरा आधा काम आसान कर दिया उसने। अब शवि के लिए उसका प्यार मदद करेगा मेरी ऋत्विक को पाने में। फिर ऋत्विक की फोटो फोन में देखते हुए कहती है, पहली बार तुम्हें देखा था जब, बस तभी तुम्हें अपना बनाने का ख्याल मेरे मन में आ गया था। अब इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है स्वीटहार्ट, तुम हो ही इतने अट्रैक्टिव कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई तुमसे प्यार करने से। लेकिन तुम्हें पाना मेरे लिए इतना मुश्किल कभी नहीं होता अगर वो शवि नाम की बला ना होती तुम्हारी जिंदगी में। पता नहीं क्या जादू किया है उसने तुम पर कि तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है उसके सिवाय। पर अब बस, अब उस लो स्टैंडर्ड लड़की को तुमसे दूर जाना ही होगा, क्योंकि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करती किसी भी तरीके से। कोई मेल भी नहीं है उस अनाथ लड़की का तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ तो तुम्हारे लेवल की लड़की ही सूट करेगी ना, और वो मैं हूँ, कितने अच्छे लगेंगे हम दोनों साथ में, वाओ, कहकर वो मुस्कुराने लगी। उधर आरुष भी बेड पर लेटा हुआ शवि के बारे में ही सोच रहा था। फिर बोला, बस अब ज्यादा देर नहीं मिस वेरी, अब बहुत जल्द मुझे ऐसे अकेले अकेले तुम्हारे बारे में बात नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत जल्द तुम यहीं होगी मेरे पास। फिर मैं तुमसे भी बात करूंगा, तुम्हें देखूंगा और तुम्हें ढेर सारा प्यार भी दूंगा। तुम्हारी लाइफ में सिर्फ मेरी जगह होगी, और मेरी लाइफ में और मेरे दिल में तो तुमने पहले से ही अपना कब्जा करके रखा है। तो फिर मुझे भी तो मौका दो ना तुम पर हक जताने का। बस एक दिन और मॉम डैड के आते ही तुम्हें अपना बनाने की तरफ मेरा पहला कदम होगा। कहते हुए वो हंसा और करवट लेकर सो गया। इधर ऋत्विक और शवि कार में बैठे थे। शवि बाहर की तरफ देख रही थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी आज, एक सुकून भरी मुस्कुराहट। ऋत्विक भी बहुत खुश था आज। उसने शवि की तरफ देखा और तभी शवि की नजर भी उस पर पड़ी तो वो बोली, क्या बात है, आज आप बड़े शांत हो?
ऋत्विक मुस्कुरा के बोला, शांत नहीं, हाँ बस अपनी खुशी को अंदर ही अंदर समा रहा हूँ ताकि मेरे रोम रोम में तुम्हारा प्यार हमेशा के लिए रच जाए। अरे आज आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सच कह रहा हूँ जाना, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सपना देख रहा हूँ मैं, और उसी के साथ भी ये डर कि कहीं ये सपना आंखें खुलते ही टूट ना जाए, क्योंकि अगर ये सपना टूटा ना तो उसके साथ ही मैं भी टूट जाऊंगा हमेशा के लिए, क्योंकि अब मेरा तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन हो गया है जाना। ये सब बोलते हुए अब उसका मूड थोड़ा सीरियस हो गया। तभी शवि ने उसे उसी गियर पर रखे हुए हाथ पर अपना हाथ रखा। ऋत्विक ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? और वैसे भी कल क्या होने वाला है ये सोचकर आज की छोटी सी खुशी को क्यों खराब करना? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, तो जब जो होगा तब देखा जाएगा। ऋत्विक ने उसकी बात को आगे बढ़ने से पहले ही बोला, नहीं जाना, मैं नहीं मानता कि जो होना है वो होकर रहेगा। हम रोक सकते हैं अगर कुछ बुरा होना हो तो, अगर किस्मत के सहारे बैठे रहे तो फिर तो कुछ हासिल ही नहीं कर सकते। हमें अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। और दूसरी बात, मान भी लूं तुम्हारी बात तो कोई और बात हो तो ठीक है, मैं किस्मत पर छोड़ दूं, लेकिन जब बात तुम्हारी आएगी ना तो किस्मत और ना ही कोई और चीज मुझे रोक सकेगी। तुम मेरे लिए क्या हो ये बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो जमीन आसमान को एक करके दिखा दूंगा कि मेरी जाना कितनी प्रीशियस है मेरे लिए। किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता हूँ मैं तुम्हें, किसी भी कीमत पर नहीं। शवि उसकी बातें सुनकर हैरान हो रही थी, फिर बोली, इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? ऋत्विक ने उसके हाथ के नीचे से अपना हाथ निकालकर उसके हाथ के गियर पर रखा और उस पर अपना हाथ रखकर बोला, इतना शब्द बहुत छोटा है जाना मेरे प्यार को जताने के लिए। आई लव यू। तुम जीने की वजह बन गई हो मेरे लिए। अब तुम्हारा मेरे आसपास होना उतना ही जरूरी है जितना कि ऑक्सीजन का सांस लेने के लिए। शवि हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऋत्विक सच में उससे इतना प्यार करता है। फिर वो बोली, अच्छा अब मूड ठीक कर लीजिए, बिना बात के परेशान होने की अभी क्या जरूरत है, और वैसे भी कौन है जो दूर करेगा मुझे आपसे भला? उसकी बात पर ऋत्विक हल्का सा मुस्कुराया और सामने देखकर सोचने लगा, अब कैसे बताऊं तुम्हें जाना कि कोई है जो अभी बैठकर साजिश रच रहा होगा तुम्हें मुझसे छीनने के लिए। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसकी किसी भी घटिया चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं किसी को नहीं आने दूंगा हमारे बीच में, किसी को नहीं। इतनी देर में वो लोग आश्रम के बाहर पहुंच गए। शवि बाहर निकली और ऋत्विक भी। शवि बाय बोलकर जाने को हुई, फिर ऋत्विक कुछ कदम चलकर वो वापस आई और ऋत्विक के सामने आके रुकी। ऋत्विक उसे हैरानी से देखने लगा। वो कुछ बोलने को हुआ कि तभी शवि ने उसी एक गाल पर हाथ रखा और अपने टोज के सहारे थोड़ा ऊपर हुई और ऋत्विक के गाल पर हल्के से किस कर दिया। ऋत्विक की आंखें फटी की फटी रह गई। वो इस एहसास से बाहर आता और कुछ कहता उससे पहले ही शवि अंदर भाग गई। ऋत्विक को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। कुछ सेकंड्स के बाद वो होश में आया और अपने गाल पर हाथ रख के मुस्कुराने लगा। फिर अंदर की तरफ देखकर बोला, इसका बदला जरूर लिया जाएगा जाना। ये जो तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की है आज, वो भी बिना किसी हिंट के, अब तुम देखना कैसे इसका बदला लेता हूँ, वो भी अपने आरएस स्टाइल में, कहकर अपने हाथ को अपने होठों पर लगाया और मुस्कुराते हुए कार में बैठकर चला गया। अगले दिन वैसे ही सब लोग अपने अपनी दिनचर्या के मुताबिक काम कर रहे थे। गिन्नी भी हिम्मत जुटाकर शवि के वहां से निकलते ही दाइमा के रूम की तरफ चल पड़ी। तभी उसके फोन पर बीप बजी। उसने मैसेज देखा तो उसने उसे पढ़ने के बाद वो दाइमा के पास गई और उनके पास बैठ गई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और दाइमा को कुछ बताया, जिसे सुनकर वो हैरान हो गई और बोली, ये क्या कह रही हो तुम गिन्नी? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा उनसे दूर दूर तक का कोई मुकाबला नहीं है। उनकी बात सुनकर गिन्नी बोली, दाइमा बात मुकाबले की नहीं है, अच्छे लोगों की है। वो लोग बहुत अच्छे हैं, आप भी तो जानते हो ना। हाँ गिन्नी मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन बात दरअसल ये है कि शबी के लिए एक और रिश्ता आया है और वो भी बहुत ही अच्छा है। दाइमा, अच्छा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जो मैं बता रही हूँ, ट्रस्ट मी। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, बहस करने से अच्छा है कि हम शवि से ही पूछ लेते हैं कि उसे दोनों रिश्तों में से कौन सा ज्यादा सही लगता है। आखिर उसकी जिंदगी का ही तो फैसला है, तो उसी का होना चाहिए ना। दाइमा ने कहा तो गिन्नी कुछ सोचते हुए बोली, जैसा आपको ठीक लगे दाइमा, लेकिन मुझे पता है कि शबू भी वही कहेगी जो मैं कह रही हूँ। वैसे दूसरा रिश्ता कहाँ से आया दाइमा? और आपने बताया भी नहीं हमें। अरे बताती कैसे, आज ही आया है वो भी। और गिन्नी कुछ बोलने को हुई कि तभी दाइमा फिर से बोली, अब बाकी सब सवाल जवाब बाद में करना, और हाँ हम सब शबी का भला ही चाहते हैं और उसके लिए बेस्ट ही चुनेंगे, है ना? गिन्नी मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल दाइमा, ठीक है फिर मैं चलती हूँ।
ठीक है बेटा, दाई माँ ने कहा तो गिन्नी वहां से चली गई। बाहर आके उसने अपने रूम में जाते ही आरुष को फोन लगा के सारी बात बता दी। आरुष बहुत हैरान हुआ और साथ ही परेशान भी। वो अपनी चेयर से उठ गया और बोला, दूसरा रिश्ता? हाँ आरुष जी, आपकी बात करने से पहले ही कोई और रिश्ता भी आया हुआ है शबी के लिए। पर किसका? आरुष थोड़ा गुस्से में से और थोड़ा परेशान होकर बोला। तो गिन्नी बोली, पता नहीं, मैंने दाई माँ से पूछने की कोशिश की बहुत, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं मुझे। लेकिन उन्होंने सारी बात अब शबी के फैसले पर ही छोड़ दी है। उसके बाद पूरी होने से पहले ही आरुष ने अपना एक हाथ जोर से टेबल पर दे मारा, जिसकी आवाज गिन्नी ने भी सुनी। वो थोड़ा डर गई और बोली, आप चिंता मत करिए, क्या पता कौन है, किसका रिश्ता आया है। अब दाई माँ ऐसे ही किसी के साथ भी तो शबी का रिश्ता थोड़े ही तय कर देंगी। वो बिल्कुल ही जांच पढ़कर ही कोई भी फैसला लेंगी। आप और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि मेरी शबी को आपसे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता। आपके जितना प्यार करने वाला जीवन साथी ही उसकी जिंदगी में आना चाहिए और उसके लिए मैं भी आपका पूरा पूरा साथ दूंगी। उसके बाद सुनकर आरुष ने अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को दबाया और बोला, सही कह रही हैं आप। शबी को मुझसे कोई भी हैरा गैरा नहीं छीन सकता, कितने भी रिश्ते क्यों ना आ जाएं, लेकिन शबी मेरी ही होगी, इतना पता है मुझे। उसकी बात पर गिन्नी हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, तो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, और हो सका तो कोशिश करूंगी कुछ पता करने की दाई माँ से उन दूसरी पार्टी के बारे में। ओके ठीक है, कहकर दोनों ने फोन काट दिया और गिन्नी ने चैन की सांस ली और बोली, कहाँ फंसा दिया भगवान जी आपने मुझे, दोनों तरफ से पिसने वाली हूँ अब मैं। कहते हुए उसने मुंह बना लिया और उधर आरुष भी अपनी चेयर पर बैठकर पेपर वेट को घुमाने लगा जोर जोर से और बोला, क्या हो रहा है आखिर ये सब? अब ये कौन आ गया है शबी के लिए रिश्ता लेकर? पहले से ही वो ऋतिक के रास्ते में खड़ा है मेरे। पर जो भी हो, शबी से किसी का रिश्ता नहीं होने दूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। इतना कहकर वो लैपटॉप में काम करने लगा। उधर शबी सिंघानिया कुंज पहुंची और अपना रोजाना का काम करने लगी। दादी के कुछ काम करने के बाद उसने दादी को धूप में बिठा दिया और अंदर गई। हॉल में से गुजरते हुए ऋत्विक ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और शबी के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही वो उसे अपने रूम तक ले गया और अंदर जाके उसमें उसने दरवाजा लॉक कर दिया। शबी झट से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा क्यों लॉक कर दिया आपने? और मुझे ऐसे रूम में क्यों लेकर आ गए हैं आप? अभी कोई देख लेता तो। ऋतिक दरवाजा लॉक करके पलटा और बिना शबी की बात पर ध्यान दिए ही उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे इस तरह से अपने पास आते हुए देखकर शबी पीछे की ओर जाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप बदला, यानी बदला? ऋत्विक अपने भौं झुकाकर बोला तो शबी आंखें छोटी करते हुए बोली, बदला? कैसा बदला? कहते कहते वो पीछे की दीवार से जा लगी और ऋत्विक भी उसके पास पहुंच चुका था। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर शबी का रास्ता ब्लॉक कर दिया। शबी उसे पुश करने लगी तो ऋत्विक मुस्कुराते हुए बोला, कोई फायदा नहीं है जाना, एनर्जी वेस्ट मत करो अपनी, चुपचाप खड़ी रहो। देखिए, वही तो काम है मेरा, तुम्हें देखना, और वो मैं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है सुनिए। हाँ सुन रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज। हाँ, अभी कैसे जाने दूं? बदला बिना लिए? ऋत्विक उसके चेहरे को देखते हुए प्यार से बोला तो शबी प्रश्नात्मक तरीके से उसे देखते हुए बोली, किस बात का बदला चाहिए आपको? वही सर्जिकल स्ट्राइक का। सर्जिकल स्ट्राइक? कैसी सर्जिकल स्ट्राइक? ऋत्विक उसके नोज को हल्के से खींच कर बोला, हाय तुम्हारा ये भोलापन मेरी जान ले लेगा किसी दिन जाना। इतना बड़ा कांड करके पूछ रही हो कि क्या क्या किया है तुमने? मुझे सच में नहीं समझ आ रहा आप क्या कह रहे हो। शबी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली तो ऋत्विक उसकी नाक को छूते हुए बोला, कोई बात नहीं जाना, मैं हूं ना बताने के लिए, अभी बताता हूँ। ऋत्विक के करीब आने से शबी की धड़कन बढ़ गई तो वो उसे बोली, जो भी बताना है थोड़ा पीछे होकर बताइए प्लीज। ऋत्विक उसकी हालत समझकर मुस्कुरा दिया और आंखों में देखते हुए बोला, क्यों, मेरे पास आने से कुछ कुछ होता है क्या? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, समझे, ज्यादा खुद को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। शबी ने सीधा जवाब दिया तो ऋत्विक ने उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। शबी अचानक से हुए वाक्य से और ज्यादा हैरान हो गई और आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। ऋत्विक उसे निहारते हुए बोला, बोलो, नहीं होता कुछ मेरे पास आने से। शबी ने नजरें झुका ली और इधर उधर देखने लगी। ऋत्विक ने उसके चिन पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए बोला, सोचो जरा, मेरे सिर्फ पास आने से तुम्हारा ये हाल हो गया है कि नजरें नहीं मिला पा रही हो, जबकि मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं है। पर तुमने तो सीधा सीधा हमला कर दिया था कल रात को मुझ पे, तो मेरा क्या हाल हुआ होगा? और ऊपर से चोर की तरह भाग भी गई, मुझे मौका भी नहीं दिया बदला लेने का। लेकिन अब मिला है मौका मुझे, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तुम्हें। पता है, सारी रात सो नहीं पाया मैं। उसकी बात सुनकर शबी को कल रात वाली अपनी हरकत याद आ गई
और उसी के साथ उसकी आंखें अपने आप ही बड़ी हो गई और वो अटकते हुए बोली, वो तो बस मैंने, मेरा मतलब वो। ऋत्विक ने उसके होठों पर उंगली रखकर बोला, चुप, डोंट नीड टू एक्सप्लेन, ये तो तुम्हारा हक है जिसका इस्तेमाल तुम जब चाहो कर सकती हो, और तुमने किया भी, लेकिन तुम्हारे बाद अब मेरी बारी है। तो कहते हुए उसने अपनी भौहें झुका दी और शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा। उसे ऐसे देखकर शवी आंखें बड़ी करके बोली, मतलब आप? हाँ, मतलब मैं अब लूंगा अपना बदला। नहीं प्लीज, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा? मैं हिसाब का बहुत पक्का हूँ मैडम, आखिर बिजनेसमैन हूँ। ऐसे ही सस्ते में सबको जाने दूंगा तो नुकसान नहीं होगा मेरा भला? कहकर ऋत्विक ने उसकी चोटी से रबड़ बैंड निकाल दिया और उसके बाल बिखेर दिए, जिससे उसका गोरा चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा और उसके कुछ बाल उसके चेहरे के पास आने लगे। ऋत्विक ने झट से उसके उन बालों को कान के पीछे कर दिया और बोला, देखो तो, जरा सी छूट क्या दे दी इन्हें। ये तो तुम पर हक जमाने लगे अपना, लेकिन मेरे होते हुए इन्हें या किसी और को इजाजत नहीं है तुम्हें छूने की। ये बात समझा देना इन्हें। इतना बोलकर उसने शवी के चेहरे को अपने हाथ में थमा लिया और बोला, खैर अब जरा काम की बात पर आते हैं। हाँ तो कहा था मैं, हाँ बदला, तो तैयार हो जाओ जाना। कहकर वो उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा तो शवी ने अपनी आंखें कसकर भींच ली, जिसे देखकर ऋत्विक हंसने लगा, लेकिन आज छोड़ने के मूड में तो वो भी बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो वो उसके चेहरे के करीब बढ़ा और पहले उसने उसके माथे पर किस किया, फिर उसकी नोज पर और फिर उसके दोनों चिक्स पर भी, और फिर उससे छोड़ दिया और थोड़ा सा पीछे हट गया। खुद को आजाद पाकर शवी ने अपनी आंखें खोली तो ऋत्विक के सामने मुस्कुराते हुए पाया। वो बस उसे प्यार से निहारे जा रहा था, अपने हाथ बांधे हुए। शवी कुछ बोलती उससे पहले ही वो उसके पास आया और उसके चेहरे को थामकर बोला, यही सोच रही हो ना कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ा? शवी उसे हैरानी से देख रही थी तो वो बोला, क्योंकि। वो कुछ कदम पीछे हटा और उसके सामने एक घुटने को मोड़कर बैठ गया और बोला, प्यार है तू मेरा, ना कि जरूरत है तू मेरी। हाँ, जुनून भी है तू मेरा और बगावत भी तू मेरी, क्योंकि सिर्फ मोहब्बत नहीं इबादत है तू मेरी। इतना कहकर वो खड़ा हो गया और शवी को देखने लगा। उसकी बातें सुनकर शवी की आंखों में नमी और होठों पर मुस्कुराहट भी आ गई और वो भागते हुए उसके सीने से जा लगी और ऋत्विक ने उसे बाहों में कस लिया। कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे में खोए रहने के बाद ऋत्विक वैसे ही बोला, अब अगर ज्यादा देर ऐसे ही मेरे पास रहोगी तो फिर मेरा ईमान डोलने लगेगा। इतना कहकर वो जोर से हंस दिया। शवी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुरा दी, लेकिन वो उससे अलग नहीं हुई, बल्कि उसने उसे और कसकर उसे पकड़ लिया। ये देखकर ऋत्विक हैरान रह गया और बोला, अरे ये क्या, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? शवी सर उठा के उसकी ओर देखते हुए बोली, खुद से भी ज्यादा भरोसा है आप पर, और आपकी नीयत पर भी तो डर लगने का सवाल ही नहीं है। उसकी बात सुनकर ऋत्विक को एक तरह की तसल्ली मिली और वो उसे कंधों से पकड़कर खुद के सामने खड़ा करते हुए बोला, जाना प्लीज, कभी खुद से दूर मत करना मुझे, वरना जी नहीं पाऊंगा मैं। शवी उसका हाथ पकड़कर बोली, वादा रहा, कभी नहीं होगा ऐसा। ऋत्विक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने उसके चेहरे को हाथ में भरकर उसके माथे को चूम लिया और बोला, अच्छा अब जाओ, कहीं तुम्हारी दादी माँ तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गई तो मेरी तो वाट लग जाएगी। शवी उसकी बात पर हंस दी और वहां से चली गई। उधर आश्रम में दाई माँ किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो बोली, आप चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा, और गिन्नी को मैंने फिलहाल टाल दिया है दूसरे रिश्ते के लिए। शवी आपके घर की बहू बनेगी, आप बस कुंडलियां मिलवा लीजिए, फिर हम सगाई की तारीख पक्की करवा देते हैं, बस फिर हमारे बच्चों की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। दूसरी तरफ से भी कुछ बात हुई तो कुछ देर बाद करके उन्होंने फोन काट दिया, लेकिन वहीं एक तरफ खड़ी गिन्नी ने ये सब कुछ सुन लिया और एकदम से हैरान रह गई। वो खुद से ही बोली, ओ नो, ये क्या, दाई माँ किससे बात कर रही थी और खुद से ही शवी का रिश्ता भी पक्का कर दिया? ऐसा कौन है आखिर? खैर कोई भी हो, लेकिन गिन्नी अब तो तू गई, आरुष जी को कैसे बताएगी ये बात? वो तो गुस्से के मारे फट पड़ेंगे मुझ पर कि वादा किया था शवी को उसकी जिंदगी में लाने का, लेकिन अब ये खबर कैसे बताऊं मैं, क्या करूं आखिर? लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, हो सकता है वो कुछ ना कुछ कर सके। हाँ बता ही देती हूँ, कहीं और से पता चल गया तो और बुरा होगा, इसलिए बता ही देती हूँ, लेकिन फोन पर नहीं, मिलकर, हाँ उन्हें मिलने के लिए बुलाती हूँ। कहते हुए उसने आरुष को फोन मिलाया और कहा कि कोई जरूरी बात करनी है। तो आरुष ने भी कहा, ठीक है थोड़ी देर में मिलते हैं, फिर फोन काट दिया। गिन्नी अभी भी दाई माँ की बातों में ही उलझी हुई थी। उधर शवी दादी के पास आई और बोली, दादी माँ अब अंदर चलिए। हाँ बेटा, अब जरा गर्मी सी भी लगने लगी है, अंदर ही चलते हैं। कहकर वो शवी के साथ अंदर चली गई और थोड़ी देर में ऋत्विक भी ऑफिस के लिए तैयार होकर आया और नाश्ता करके ऑफिस निकल गया। उधर थोड़ी देर में गिन्नी और आरुषि एक कैफे में मिले और गिन्नी खामोश सी बैठी हुई थी।
कॉफी भी ऐसे ही पड़ी थी। यह देखकर आरुष बोला, क्या बात है आखिर गिन्नी जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं आप? ऐसी क्या बात हुई है? बताइए तो सही। उसकी बात सुनकर गिन्नी होश में आई और बोली, वो बात बात यह है कि मैंने दाई माँ को फोन पर कुछ बात करते हुए सुना। क्या बात सुन ली अपने ऐसी? फिर हिम्मत करके बोली गिन्नी। आरुष को सारी बात बताई, जिसे सुनकर आरुष की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो झटके से खड़ा हो गया और एकदम से गुस्से में बोला, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? उसके ऐसे चिल्लाने से वहां बैठे सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और उसने गिन्नी का हाथ पकड़कर उसे वहां से उठाया और बाहर की तरफ ले गया। बाहर आकर उसने गिन्नी का हाथ छोड़ा और बोला, अगर मजाक कर रही है ना आप, फिर भी बता दूं कि मुझे इस तरह का घटिया मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है और शवि के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। समझ गई आप? गिन्नी बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ आरुषि, सच कह रही हूँ। दाई माँ के मुंह से सुना है मैंने खुद से ये सब। अच्छा तो फिर कौन है वो आखिर जिससे दाई माँ शवि का रिश्ता तय कर रही हैं? ये भी पता चल गया होगा ना? नाम बताइए मुझे उसका। कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और ऐसे हाल करूंगा ना कि मेरी शवि से दूर हो तो और कभी भी किसी लड़की से शादी नहीं कर पाएगा वो। बताइए कौन है वो? मुझे नहीं पता। दाई माँ ने किसी का नाम नहीं लिया और वो बात शायद घर के किसी बड़े से कर रही थी। अच्छा तो उस बड़े का नाम लिया होगा या कुछ ऐसा जिससे कुछ पता चल सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। उसकी बात पर आरुष को और भी गुस्सा आ गया और उसने अपनी गाड़ी के टायर पर जोर से लात मारी और बोला, डैम इट, कौन है आखिर ये बिन बुलाए मेहमान? मुझे पता लगाना ही होगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उस इंसान को जिसने शवि तक पहुंचने की कोशिश की और वो भी ऐसे चोरों की तरह। फिर गिनी की तरफ देखकर बोला, आई एम सॉरी गिनी जी, गुस्से में आप पर चिल्ला दिया मैंने, क्या करूं मैं। बात जब शवि की आती है तो खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता मेरा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। गिन्नी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं आरुष जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन। इनफैक्ट मुझे खुशी है कि इस बात की कि आप सच में शवि से कितना प्यार करते हैं और मुझसे जितना हो सकेगा उतनी हेल्प करने की कोशिश करूंगी आपकी। आप बेफिक्र रहिए। कहकर आरुष ने अपनी गर्दन हिला दी। तो गिन्नी बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ। आरुष ने बोला कि मैं छोड़ देता हूँ। तो वो बोली, नहीं आप ऑफिस जाइए, मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो मैं ऑटो लेके चली जाऊंगी। आरुष ने बहुत कहा लेकिन वो नहीं मानी तो वो भी गाड़ी लेकर निकल गया और गिन्नी भी ऑटो लेने के लिए चली गई। वो ऑटो का वेट कर रही थी कि उसके सामने ही एक कार आके रुकी और कार का शीशा नीचे हुआ तो उसने उसमें अंबर था। उसे देखते ही गिन्नी हैरानी से बोली, आप? हाँ मैं। क्यों, मुझे देखकर आपको इतना झटका क्यों लगा? वैसे कहाँ जा रही हैं आप? क्यों, आपको पर्ची काटनी है? व्हाट पर्ची? पर्ची मीन्स रिसिप्ट। ओह नहीं नहीं, मैं क्यों रिसिप्ट काटूंगा भला। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर सेम डायरेक्शन में जाना है तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। आखिर आप शवि जी की फ्रेंड हैं। जी नहीं, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, आप जाइए। अरे आप इतनी जिद्दी क्यों हैं आखिर? मैं कह रहा हूँ कि छोड़ देता हूँ तो क्या हर्ज है आपको इसमें? और मैं कह रही हूँ ना कि मैं चली जाऊंगी तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? गिन्नी गुस्से से बोली। तो अंबर गाड़ी से बाहर आया और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। गिन्नी उसे गुस्से से बोले जा रही थी लेकिन अंबर अपने ही ध्यान में गाड़ी चलाते जा रहा था। गिन्नी थोड़ी देर बाद चुप हो गई और अंबर ये देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ देर में वो आश्रम पहुंच गए और गिन्नी जल्दी से बाहर आई और अंबर भी। गिन्नी से घूरते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की? अंबर हंसते हुए बोला, हिम्मत तो बहुत है, कहो तो अजमा लो, निराश नहीं करूंगा। और एक आंख दबा दी। गिन्नी चिढ़ गई और उंगली दिखाते हुए बोली, शट अप यू इडियट। तारीफ के लिए शुक्रिया। अंबर फिर से उसे चिढ़ाते हुए बोला तो वो पैर पटकती हुई चली गई और अंबर भी वहां से निकल गया। रात को शवि अपने टाइम वहां से निकल गई और आश्रम पहुंच गई और रात को वहीं सब खाना खाया और सब सो गए। सुबह वो जल्दी उठ गई तो उसने सोचा कि काफी दिनों से दाई माँ के पास नहीं बैठी हूँ। फुर्सत से तो वो दाई माँ के रूम की तरफ चल पड़ी पर दरवाजे तक जाते ही उसके कदम रुक गए और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दाई माँ की बातें सुनकर वो फोन पर बात कर रही थी कि आपने जो कुंडलियां भी मिला ली हैं और पूरे 32 गुण मिले हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब बहुत जल्द ही हम दोनों बच्चों की सगाई की तारीख भी पक्की कर देते हैं। लेकिन मैं कह रही थी कि शवि से एक बार बात कर लेती। बच्ची की जिंदगी का फैसला है, बाद में पता चलेगा तो वो मुझसे नाराज ना हो जाए। मेरी लाडली है वो, उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। फिर दूसरी ओर से कुछ आवाज आई तो वो फिर बोली, जी मैं समझ गई, आपका सरप्राइज खराब नहीं होने दूंगी, चिंता मत कीजिए। अच्छा अब रखती हूँ, फिर बात करते हैं, कहकर उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन पूरी बात सुनकर शवि की आंखें भर आई और उसने अपने आंसुओं को रोकने के लिए आंखें बंद कर ली तो आंसू उसके गालों पर आ गए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। आपको ये कहानी कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।